हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम यूनिट 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक्ट नंबर 3 का थर्ड यूनिट है। हमारे एक्ट का नाम है दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इससे पहले हमने अपनी 2 यूनिट ख़त्म कर ली हैं। उम्मीद करेंगे कि हम 45 मिनट के अंदर समाप्त कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म 3.1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन देनी होती है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन नंबर 58 के अकॉर्डिंग। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म में बी इलेक्टेड एट एनी टाइम। कभी भी आप करा सकते हो बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार। क्या करके, या तो आप पोस्ट के द्वारा या फिर आप डिलीवरी करवा सकते हो टू रजिस्ट्रार को, जो कि आपके एरिया का होगा। इन विच द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, जिस प्लेस पर आपका बिजनेस सिचुएटेड है उस प्लेस का जो रजिस्ट्रार है आपको उसे बाय पोस्ट या फिर आप डिलीवरी करवा सकते हो। स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो आपको स्टेटमेंट देनी है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए और अकम्प्लिश होनी चाहिए एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी के साथ। मतलब आपको जो फॉर्म जिस तरीके से आपको देनी है उसी मैनर में होनी चाहिए, और जो फीस आपको देनी है वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। स्टेटिंग, ये वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए। द फर्म्स नेम, फर्म का हमारे क्या नाम है, क्या किस प्लेस पर हमारा जो बिजनेस है वो सिचुएटेड है, और प्रिंसिपल प्लेस क्या होगी फर्म की, मतलब जहां हमारा मेन ऑफिस होने वाला है। देन हमारे पास सी पॉइंट है द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस। जहाँ पर हमारी बिजनेस अपना जहाँ पर हमारी फर्म बिजनेस कैरी ऑन करने वाली है उस प्लेस का नाम भी हम दे सकते हैं, अगर कोई दूसरी प्लेस है तो। थोड़ा जूम कर लेते हैं। द डेट वैन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, जब हमारे पार्टनर्स ज्वाइन कर रहे हैं फर्म को वो डेट हमें देनी होती है। द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स का नाम और एक परमानेंट एड्रेस भी आपको उसके अंदर लिखना होता है। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कब तक हमारी फर्म चलने वाली है वो भी आपको लिखना होगा। द स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, जो स्टेटमेंट है वो सभी पार्टनर साइन करेंगे। एंड बाय देयर एजेंट स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, या फिर उनके एजेंट साइन करेंगे जो इस बिहाफ के लिए उन्होंने ऑथराइज करे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है हमारे पे ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट, जो हमारा हर पार्टनर स्टेटमेंट को साइन कर रहा है वो वेरीफाई करे कि वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर है या फिर नहीं। बी पॉइंट है हमारे पास, अब फर्म नेम शैल नॉट कंटेन, हमारी जो फर्म नेम है उसके अंदर ये सब जो वर्ड्स हैं कंटेन नहीं होने चाहिए। ये वर्ड नहीं होने चाहिए हमारे फर्म के नेम के अंदर, जैसे कि क्राउन, एम्पायर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पीरियर, एम्पायर, इम्पीरियल, क्वीन, किंग, रॉयल। वर्ड एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सेंसेशन, अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सिग्निफाइज द कंसेंट। आप ये सब वर्ड तभी यूज़ कर सकते हो जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी वो अपना कंसेंट दे। और टू यूज़ द वर्ड, कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो हैज़ पार्ट ऑफ द फर्म नेम, कि आप जो आपका फर्म है उसके नाम के साथ ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको परमिशन लेनी होती है स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, और वो जो ऑर्डर है वो राइटिंग में होना चाहिए, अन्यथा आप नहीं यूज़ कर सकते हो उन नाम को जो आपको दिखा रहे हो कि आप गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए, या फिर ये गवर्नमेंट फर्म है या फिर कुछ अलग। ठीक है। देन हमारे पास है रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 59 रजिस्ट्रेशन। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, जब हमारा रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है प्रोविजन के साथ सेक्शन नंबर 58 के जो हमने अभी ऊपर पढ़े, हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड विद, और उनके साथ पूरी तरीके से हो जाता है खुश, ठीक है, सेटिस्फाई, ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, इन अ रजिस्टर। तब वो जो स्टेटमेंट आपने दिया उसकी एंट्री वो रजिस्टर के अंदर कर देता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट, और उसके अंदर आपकी स्टेटमेंट को कर देता है फाइल। द फर्म वैन रजिस्टर्ड, जब हमारी फर्म हो जाती है रजिस्टर्ड, शैल यूज़ द ब्रैकेट एंड वर्ड, या तो फिर वो वर्ड यूज़ कर सकती है या फिर ब्रैकेट के साथ, सॉरी ब्रैकेट और वर्ड दोनों यूज़ करने होते हैं। रजिस्टर्ड अपने नाम के आगे, जैसे कि आपके नाम का नेम है XYZ, उसके आप नाम के Z के बाद ठीक आप पहले ब्रैकेट बनाओगे, देन रजिस्टर्ड लिखोगे, देन ब्रैकेट क्लोज। फिर है हमारे पास लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट और पेनल्टी। अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तब आपको कितनी पेनल्टी लगती है, सेक्शन नंबर 59A का, ठीक है।
A1 इफ़ द स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं सेंड करी है या फिर डिलीवर नहीं करी है रजिस्ट्रार को विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जितना टाइम स्पेसिफाइड हुआ है सब सेक्शन 1A के अंदर ऑफ सेक्शन नंबर 58, देन द फर्म, तब हमारी जो फर्म है मे बी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट, तब वो पेमेंट के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाती है टू द रजिस्टर्ड ऑफ अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ पर ईयर, जो कि हमारी लगती है 100 रुपीज़ पर ईयर, एक साल के सिर्फ 100 रुपये ऑफ डिले और अ पार्ट देर ऑफ मतलब जैसे कि आपको एक साल हो गई हो फिर अगले महीने में एक दिन भी हो गया है तब फिर हमारी 2 साल की पेनल्टी लगेगी। देन हमारे पास है 3.2 विच इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म इज़ कंपलसरी। इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है फर्म की वो है कंपलसरी, देयरफॉर देयर इज़ अ पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, और वहाँ पर होगी आपकी पेनल्टी नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी, पर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारी फर्म के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं बनाता है। नॉट डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी, ना ही वो कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए। हाउएवर अंडर 69 जो हमारा सेक्शन 69 है उसके अंदर बताया गया कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, जो अगर आप पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो वो कुछ नंबर ऑफ डिसएबिलिटीज़ को राइज करती है विच शैल बी प्रेजेंटली डिस्कस, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अभी। ऑल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि जो हमारी यद्यपि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है फर्म की वो कंपलसरी नहीं है, येट द कॉन्सिक्वेंसेज और डिसएबिलिटी ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हैव अ प्रेसुएंस प्रेशर फॉर देयर रजिस्ट्रेशन। तो आपकी जो डिसएबिलिटीज़ हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एक प्रेशर बना देते हैं कि हाँ जिससे आप रजिस्टर करवाना ही अच्छा समझते हो फर्म को, ठीक है। दीज डिसेबिलिटीज़ ब्रीफली एज फॉलोस, ये हमारी जो कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं वो नीचे बताई गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉन शूट इन सिविल कोर्ट, आप सिविल कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते हो फर्म जो है आपकी, और अदर को पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ना ही आपके जो पार्टनर्स हैं वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ना तो आपका कोई पार्टनर केस कर पाएगा थर्ड पार्टी के ऊपर, ना ही आपकी फर्म केस कर पाएगी थर्ड पार्टी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंटर इनटू बाय द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड, जब तक आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब तक नहीं कर पाएगी। एंड द पर्सन शोइंग आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म हैज़ पार्टनर इन द फर्म। इन अदर वर्ड अ रजिस्टर्ड फर्म कैन ओनली फाइल अ शूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, जो आपकी रजिस्टर्ड फर्म होती है वो ही केस फाइल कर सकती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। एंड द पर्सन शूइंग हैव बीन, और जो पर्सन शू कर रहे हैं उनका नाम भी रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर होना चाहिए, हैज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। अगर यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जैसे कि आपके क्रेडिटर के पास थे, क्रेडिटर के आपके ऊपर थे 10,000 रुपये और आप वही आपका डेटर भी था, उसके ऊपर आपके थे 1,000 रुपये, तो आपको 9,000 देने थे। पर इस केस में क्या होगा कि आपको 10 के 10,000 देने पड़ेंगे, आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इफ़ एन एक्शन इज़ ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म, अगर कोई एक्शन लिया जाता है फर्म के अगेंस्ट थर्ड पार्टी के द्वारा, देन नाइदर अ फर्म नॉर द पार्टनर, ना तो फर्म और ना ही आपके पार्टनर क्लेम कर सकते हैं सेट ऑफ के लिए। इफ़ द शूट वैल्यूड मोर देन, अगर जो आपका केस है वो 100 रुपये से ज़्यादा का है, और पर्स अदर प्रोसीडिंग टू इन्फोर्स राइट एंड अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, अगर 100 रुपये से ज़्यादा का है तो आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाओगे। एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑन द फर्म, अगर कोई पार्टनर क्या है एग्रीव्ड है मतलब परेशान है तो वो केस नहीं कर सकता है दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में और ना ही फर्म के अगेंस्ट में। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज प्रिक्यूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट द फर्म, मतलब उसे मना करके रखा गया होता है कि आप अगर रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो तब आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो फर्म के अगेंस्ट या फिर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी, ठीक है। और हैव बीन अ पार्टनर इन द फर्म बट सच अ पर्सन में शू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पर ऐसा जो आपको पार्टनर है या फिर पर्सन है वो डिसोल्यूशन के लिए केस ज़रूर फाइल कर सकता है, और फॉर अकाउंट एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर, अकाउंट्स के लिए कर सकता है और रियलाइजेशन करवा सकता है अपने शेयर का, मतलब रियलाइजेशन एक अकाउंट बनाते होगे आप पार्टनरशिप के अंदर, वो याद होगा आपको,
इन द फर्म्स प्रॉपर्टी वेयर द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो सिर्फ डिसोल्यूशन के लिए कर सकता है और अपने शेयर मांग सकता है, वैसे किसी चीज़ के लिए वो नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म, और इस केस में क्या होगा कि जो हमारी इन केस अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में क्या होगा कि जो आपकी थर्ड पार्टी है वो फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है, पर फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती है। एक्सेप्शंस, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तब ये जो राइट्स हैं ये इफेक्ट नहीं होते हैं, आप इन राइट्स को क्लेम कर सकते हो। द राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू शू द फर्म, जो हमारी थर्ड पार्टी है वो फर्म को शू कर सकती है, केस कर सकती है फर्म के ऊपर। द राइट ऑफ अ पार्टनर टू शू फॉर डिसोल्यूशन, हमारा पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए शू कर सकता है और अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए शू कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, जो पावर होंगे हमारे ऑफिशियल असाइनी की या फिर जो रिसीवर होगा कोर्ट का। रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर टू ब्रिंग एन एक्शन, वो रियलाइज करवा सकता है इंसॉल्वेंट पार्टनर की भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, और एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट। ऑफिशियल असाइनी कौन होता है? अगर आपने केस करा है डिसोल्यूशन के लिए तो हमारी कोर्ट एक बंदे को भेजती है, वो अकाउंट सेटलमेंट कराती है और सारा माल वो ही बेचता है, उसे हम ऑफिशियल असाइनी बोलते हैं। द राइट टू शू और क्लेम अ सेट ऑफ, आपका जो राइट टू शू है या सेट ऑफ क्लेम करने के लिए वो अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तब आप नहीं कर पाओगे, 100 रुपये से कम है तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। द राइट टू शूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हायर और डिसीज पार्टनर ऑफ अ फर्म, वही है, सिर्फ सीधा सीधा डिसोल्यूशन पर ही आप, डिसोल्यूशन के लिए आप केस कर सकते हो, दैट्स इट। देन हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन कैसे होगा फर्म का, सेक्शन नंबर 39 टू सेक्शन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब हमारी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का सारे ही पार्टनर के बीच में फर्म के, तब हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देन हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन। देन हमारे पास मोड ऑफ डिसोल्यूशन, आपको पता है हम डिफरेंसेस नहीं करते हैं। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म सेक्शन नंबर 40 टू 44 के अंदर आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब आप अपनी इच्छा से डिसोल्यूशन कर रहे हो। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या है, आप एग्रीमेंट के द्वारा डिसोल्यूशन कर सकते हो। अ फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर, जो हमारी फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है सारे ही पार्टनर के कंसेंट के साथ, इन अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टनर्स के बीच में होगा। देन हमारे पास है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 41 के अंदर दिया हुआ है आपका, इफ अ फर्म इज कंपलसरली डिसॉल्व्ड बाय एडजेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर और ऑफ ऑल द पार्टनर, बट जो या तो आपके सारे ही पार्टनर क्या हो सके हैं इंसॉल्वेंट, मतलब उनका ऑर्डर आ गया है इंसॉल्वेंट का, या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तब भी हमारा जो डिसोल्यूशन है वो कंपलसरी हो जाता है, आपको डिसोल्यूशन करना ही होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन करना होता है, पार्टनरशिप का नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है कि आप जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो आप दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो पार्टनरशिप को, ठीक है, पर जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है तब आप दोबारा से फर्म को नहीं बनाते हो, क्योंकि वहाँ पर पार्टनर ही अलग हो जाते हैं। वो आप डिफरेंस पढ़ोगे आप पता चल जाएगा। बाय द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो कि अनलॉफुल बना देता है बिजनेस को फर्म के, ठीक है, टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर टू कैरी ऑन इट ऑन पार्टनरशिप। ऐसा कोई इवेंट हो गया है जो बिजनेस को अनलॉफुल बना दे रहा है, तब भी हमें जो कंपलसरी है वो करना होगा अपने फर्म को डिसॉल्व। देन हमारे पास है हाउएवर वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरिड आउट बाय अ फर्म, मतलब जहाँ पर फर्म एक से ज़्यादा काम कर रही है और वो अलग अलग है। द इलेगिलिटी ऑफ वन, अगर एक इलीगल हुआ है उनमें से, एंड और मोर शैल नॉट ऑफ इट सेल्फ कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ इट अनलॉफुल एडवेंचर और अंडरटेकिंग, और आपके जो बाकी के, मतलब एक हो गया है इलीगल और बाकी के जो आपके हैं वो हैं लॉफुल, तब हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व नहीं होगी। आप जो लीगल वाले हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकते हो और जो इलीगल हो गया आप उसे कर दोगे क्लॉज। ये एक्सेप्शन था।
देन हमारे पास डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटीजेंसी, अगर कोई कंटीजेंसी हो जाती है जो कि निश्चित थी, मतलब होनी थी, सेक्शन नंबर 42 के अंदर दिया गया, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनर के बीच में उसे मद्देनजर रखते हुए फर्म कैन बी डिसॉल्व, हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी फॉलोइंग कंटीजेंसी, इनमें से अगर कोई भी इवेंट होता है तब। वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ डेट टर्म, अगर आपने किसी फिक्स्ड टाइम के लिए बनाई थी और वो टाइम हो जाता है ख़त्म, तब आपको डिसोल्यूशन करना होगा। वेयर द फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर, मतलब आपकी पार्टनरशिप फॉर अ पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर वर्क के लिए थी, ठीक है, पार्टिकुलर एडवेंचर के लिए थी या फिर अंडरटेकिंग के लिए थी, और वो हो जाती है पूरी, मतलब एक ही पर्पस के लिए थी और वो पर्पस पूरा हो जाता है, तब आपको जो पार्टनरशिप है उसको करना होगा डिसॉल्व। कोई डेथ हो जाती है पार्टनर की, तब आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना होगा, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी आपको पार्टनरशिप को करना होगा डिसॉल्व। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो आप नोटिस देकर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो, सेक्शन नंबर 43। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है। गिविंग नोटिस इन राइटिंग, आपको सिर्फ राइटिंग के अंदर नोटिस देना होगा सभी पार्टनर को ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, और इंटेंशन बतानी होगी कि अपनी मैं इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, देन आपकी फर्म हो जाएगी डिसॉल्व। इन केस डेट इज मैंशनड इन द नोटिस, अगर डेट मैंशन है नोटिस में तब उस डेट को होगी, अगर डेट मेंशन नहीं है द फर्म इज डिसॉल्व हैज़ फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस, तो उस डेट को जाएगी जब डेट मेंशन है नोटिस के अंदर, ठीक है, हैज़ द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। और इन केस नो डेट इज मेंशन, अगर कोई डेट ही मेंशन नहीं है, हैज़ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, जिस दिन आपको नोटिस कम्युनिकेट हुआ है उसी दिन आपकी जो फॉर्म है वो हो जाएगी डिसॉल्व। देन हमारे पास है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट हमारी डिसोल्यूट करवाती है फर्म को तब कब कब हमारी फर्म डिसोल्यूट हो सकती है। इसमें हमारे पास फर्स्ट है इंसैनिटी या फिर अनसाउंड माइंड, अगर कोई हमारा पार्टनर हो गया है पागल, ठीक है, तब। वेयर अ पार्टनर, ठीक है, इसमें स्लीपिंग पार्टनर नहीं होगा, हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का हो गया है कोई पार्टनर, मतलब सोचने समझने की उसकी शक्ति हो चुकी है अब ख़त्म। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म, तो हमारी जो कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है ऑन शूट ऑफ द अदर पार्टनर, अगर किसी अदर पार्टनर ने करा है केस, शूट करा है, ठीक है, ओवर बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेन पार्टनर, या फिर जो पार्टनर हुआ है पागल, जिसकी सोचने समझने की शक्ति हो गई है ख़त्म, उसके किसी दोस्त ने केस करा है तब। टेम्परेरी सिकनेस इज़ नो ग्रांट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कोई टेम्परेरी सिकनेस आई है, मतलब कुछ टाइम के लिए हुआ है, तब डिसोल्यूशन नहीं होता है फर्म का, पर अगर पूरी तरीके से परमानेंटली वो पागल वगैरह हो चुका है तब हमारी जो कोर्ट है वो डिसोल्यूट कर सकती है फर्म को किसी भी पार्टनर के केस करने पर, अदर देन इंसेन, मतलब इंसेन वाले का नहीं चलेगा। फिर हमारे पास परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर कोई हमारा पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए, वेरा पार्टनर अदर देन अ पार्टनर शूइंग, उस पार्टनर से अलग जो शू कर रहा है, हैज़ बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इज ड्यूटी एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर जो उसकी ड्यूटी थी वो उन्हें करने के लिए हो गया इनकैपेबल, तो हमारी जो कोर्ट है वो डिसॉल्व करवा सकती है फर्म को। सच परमानेंट इनकैपेसिटी में रिजल्ट फ्रॉम, जो ऐसी इनकैपेसिटी है वो आपकी आएगी डिसेबिलिटी से, फिजिकल डिसेबिलिटी से, या फिर कोई इलनेस हुई है तब। देन हमारे पास है मिसकंडक्ट विच इज़ शी पॉइंट, वेरा पार्टनर अदर देन द पार्टनर शोइंग, वो वही सेम बात है कि जो पार्टनर केस कर रहा है उससे अलग, इज़ गिल्टी ऑफ कंडक्ट, अगर वो गिल्टी पाया जाता है मतलब मुजरिम पाया जाता है, इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिकेशन द कैरिंग ऑफ द बिजनेस, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन, तब हमारी जो कोर्ट है वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है बाय गिविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपका मिसकंडक्ट है, मतलब आप जो गलत काम कर रहे हो वो आपके बिजनेस के नेचर से ही रिलेटेड हो। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, जो अपोजिट इफेक्ट होगा ना आपकी मिसकंडक्ट का बिजनेस के ऊपर, वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इन ईच केस नेचर ऑफ द बिजनेस विल डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मिसकंडक्ट और नॉट, हर केस के अंदर जो आपका बिजनेस का नेचर है वो डिसाइड करेगा कि जो एक्ट है वो मिसकंडक्ट है या फिर नहीं है।
देन हमारे पास है प्रीसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर आप जानबूझकर जो एग्रीमेंट है उसे तोड़ रहे हो, वही सेम लाइन दी है पहले, विलफुली और प्रेसिडेंटली कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जानबूझकर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द फर्म, जो आपकी फर्म के मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं या फिर कंडक्ट से रिलेटेड हैं बिजनेस के, और अदरवाइज सो कंडक्ट हिमसेल्फ इन मैटर रिलेटिंग टू द बिजनेस इट इज़ नॉट रीजनेबल प्रैक्टिसेबल। ठीक है, वो रीजनेबली प्रैक्टिसेबल नहीं होता है दूसरे पार्टनर्स के लिए कि वो कैरी ऑन कर सकें बिजनेस उस बंदे के साथ जो वो चीज़ें कर रहा है, मतलब बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहा है जानबूझकर। तब हमारी जो कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है एट द इंटेंस ऑफ सच पार्टनर फॉलोइंग कम इन टू द कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ चीज़ें हैं। एम्बलेंसमेंट, ठीक है, मतलब जितना पैसे वो बोल रहे थे उससे वो ज़्यादा निकाल कर ले जाता है। कीपिंग एरनियस अकाउंट, वो गलत अकाउंट्स बना रहा है। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, ज़्यादा पैसे निकाल कर ले जा रहा है। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स, अकाउंट शो करने से ही मना कर रहा है। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, आपने बहुत बार रिक्वेस्ट कर लिया है। तो ऐसे काम जब वो कर रहा होगा तब आपकी जो कोर्ट है वो डिसॉल्व करवा सकती है फर्म को। देन हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे बंदे को, वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर शेयरिंग हैज़ ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, मतलब पूरा का पूरा अपना जो इंटरेस्ट है वो थर्ड पार्टी को कर दिया है ट्रांसफ़र, और हैज़ अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज्ड, और अलाउड कर दिया है कि जो उसका शेयर है वो चार्ज हो या फिर सोल्ड कराया जा सकता है कोर्ट के द्वारा इन द रिकवरी ऑफ एरर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर। अगर कोई लैंड रिवेन्यूज ड्यू हैं उनके अगेंस्ट में, तो जो हमारी कोर्ट है फिर वो डिसॉल्व करवा सकती है फर्म को दूसरे पार्टनर्स के इंटेंस पर। देन हमारे पास एफ पॉइंट है विच इज़ कॉन्टीन्यूस और परपेचुअल लॉसेज, मतलब आपको लॉसेज ही हुए जा रहे हैं। वेयर अ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ फ्यूचर लॉस ऑल्सो। आपको जो बिजनेस है फर्म का वो नहीं कराया जा सकता है जब आपको लगता हो कि फ्यूचर में भी लॉसेज होने ही वाले हैं, तब हमारी जो कोर्ट है वो डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। जी पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, कुछ ऐसे ग्राउंड जिनके ऊपर कोर्ट कर देती है आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व। वेयर द कोर्ट कंसिडर्ड एनी ग्राउंड टू बी जस्ट या फिर इक्विटेबल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इट मे बी डिसॉल्व फर्म, तो हमारी फर्म को कर देती है डिसॉल्व हमारी कोर्ट। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, अगर आप बात ही नहीं कर रहे हो मैनेजमेंट में। वेयर द पार्टनर आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स बिटवीन, जो आपके मतलब मैनेजमेंट में कोई काम ही नहीं हो रहा, तब आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनर्स बात ही नहीं कर रहे हैं टर्म्स में, ठीक है, जैसे उनके बीच में थी, या फिर लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम हो गया है, ठीक है, आप पास से ही भटक गए हो पूरे की तरीके से, या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर बैठकर, ठीक है। तो डिसोल्यूशन कैसे कैसे होता है इसका चार्ट दिया हुआ है आपको, पहले विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर में हमने देखा था हमारे पास था म्यूचुअल एग्रीमेंट था, कंपलसरी डिसोल्यूशन था, हैपनिंग होनी थी किसी सर्टेन इवेंट की, या फिर नोटिस के द्वारा आप करवा रहे थे अपनी पार्टनरशिप बट विल को डिसोल्यूट। ऑर्डर बाय कोर्ट के अंदर हमने देखा था इंसेंटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट कैपेसिटी, प्रेसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, या फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्टीन्यूस लॉसेज और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर। देन हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। अगर हमारा डिसोल्यूशन होता है फर्म का तब हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं। 45 to 55 के अंदर हमें ये दिया हुआ है। तो ए पॉइंट है हमारे पास विच इज सेक्शन नंबर 45, लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स, क्या लाइबिलिटी होगी आपकी पार्टनर्स के एक्ट के लिए डिसोल्यूशन के बाद। नॉट विद स्टैंडिंग इन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपके जो फर्म में डिसोल्यूशन हुआ है। द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल हैज़ टू सच थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। आपके जो पार्टनर हैं वो लाइबल रहेंगे थर्ड पार्टी के लिए, उन्होंने कोई भी एक्ट करा हो, फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी कोई भी एक्ट करा हो वो लाइबल रहेंगे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है भाई। विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म, जो आपका एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा इफ़ डन बिफोर द डिसोल्यूशन, अगर वो डिसोल्यूशन से पहले हुआ था
until the public notice is given of the dissolution, और तब तक आप लायबल रहोगे जब तक आप डिसोल्यूशन का नहीं दे देते हो पब्लिक नोटिस। प्रोवाइडेड दैट द ई स्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज, जो हमारा पार्टनर की हो गई है मृत्यु, तो उसकी जो ई स्टेट है हु इज एडजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, या फिर ऐसा कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया था, और ऑफ अ पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नॉन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को कि ये भी पार्टनर था, रिटायर्स फ्रॉम द फर्म इज नॉट लाइबल, और या फिर कोई रिटायर पार्टनर है वो लाइबल नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर फॉर एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑफ सीजेस टू बी अ पार्टनर, उस डेट के बाद जब वो पार्टनर होना हो गया था बंद। नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर, जो नोटिस है वो कोई भी पार्टनर दे सकता है डिसोल्यूशन का। सब सेक्शन 1 ये है हमारा, ठीक है भाई। चलो देन हमारे पास है बी पॉइंट विच इज राइट of partners to have business wound up after dissolution. Section number 46. On the dissolution of a firm, every partner or his representative is entitled has against all other partner. Dissolution के बाद, ठीक है, फॉर्म के हमारे हर पार्टनर या फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो हकदार रहेंगे हैज़ अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर, सभी पार्टनर के अगेंस्ट में, और देयर रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके अगेंस्ट में, टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि उनके पास जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो हो, ठीक है, अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, एंड टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर, और जो पैसा बच जाएगा लायबिलिटीज पे करने के बाद, डेब्ट्स पे करने के बाद फर्म का फिर जो पैसा बचेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स के बीच में या फिर जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में, अकॉर्डिंग टू देयर राइट, जैसे ही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उस हिसाब से। देन हमारे पास सी पॉइंट है विच इज कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। अगर किसी पार्टनर के पास कंटिन्यूइंग अथॉरिटी थी, ठीक है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो डिसोल्यूशन हो गया हमारी फर्म का, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म, जो अथॉरिटी है हर पार्टनर के पास फर्म को बाइंड करने की, एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर, या फिर कोई दूसरे उन्होंने म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस लिए हुए हैं, कंटिन्यूइंग नॉट विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन, कंटिन्यू रहेंगे, डिसोल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैज़ फार हैज़ मे बी नेसेसरी टू विंड अप द अफेयर, जितना नेसेसरी है, जितना ज़रूरतमंद है अफेयर्स को बाइंड अप करने के लिए फर्म के, ठीक है, टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन बिगोंग बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बट नॉट अदरवाइज, मतलब जो ट्रांजेक्शन अनफिनिश्ड रह गई थी उतने तक ही होंगे, उसके बाद नहीं। प्रोवाइडेड दैट द फर्म इज़ नो केस बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर, जो हमारी फर्म है वो बाइंड नहीं होगी पार्टनर के एक्ट से, हु हैव बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, जिस बंदे को इंसॉल्वेंट करार दिया गया था, बट दिस प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, पर ये जो प्रोविजन है वो उस पार्टनर की लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, हु हैज़ आफ्टर द adjudication represented himself or knowingly permit himself to represent as a partner of a insolvent। मतलब क्या हुआ कि एक पार्टनर था, उसको बोल दिया गया था कि ये इंसॉल्वेंट है, फिर भी कोई दूसरा पार्टनर है वो बोलता है कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ, आप मुझे एज अ पार्टनर बोल दो, तब उसकी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होंगी, उसे भी लिया जाएगा गुप्त में। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, आपके जो पार्टनरशिप अकाउंट है वो किस तरीके से सेटल होंगे, सेक्शन नंबर 48। इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स, ये जो कुछ रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, और जो ऐसा एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में वो भी देखा जाएगा। बी ऑब्जर्व लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लॉसेज होंगे उसमें आपकी जो कैपिटल के अंदर डेफिशिएंसी वो इंक्लूड होगी, शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, उसे हम पहले प्रॉफिट से देंगे, ठीक है, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, और फिर हम उसे कैपिटल के अंदर से देंगे, ठीक है, लास्टली इफ़ नेसेसरीली बाय द पार्टनर इंडिविजुअल इन द प्रोपोर्शन, अगर फिर भी हमारे जो लॉसेज है वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं कैपिटल से देने के बाद भी, प्रॉफिट से देने के बाद भी,
तब हमारे जो पार्टनर है वो इंडिविजुअली अपने घर से पैसे लेके आएंगे उसी प्रोपोर्शन में जिसमें वो शेयर्स मतलब प्रॉफिट्स लेते थे। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास द एसेट ऑफ द फर्म, जो एसेट्स होंगे फर्म के इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। जो एसेट्स हैं आपके वो इस तरीके से आपके होंगे अप्लाइड। सबसे पहले क्या करोगे आप, डेब्ट्स पे करोगे, ठीक है, फर्म के जो कि थर्ड पार्टी के ड्यू थे, फर्म के डेब्ट सबसे पहले आप पे कर दोगे। देन आप क्या करोगे कि इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने दिया हुआ है लोन तो फिर आपका उसका लोन देना होगा फर्म्स के बाहर वालों के डेब्ट्स देने के बाद। देन हमारे पास सी पॉइंट रहेगा इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, और फिर जो उसका कैपिटल का अकाउंट है वो आप उसे दोगे, मतलब जितनी कैपिटल पार्टनर ने लगाई थी आप उस कैपिटल को वापस करोगे। द रेसिड्यू, अगर फिर भी कुछ बच जाता है, इफ़ एनी बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन, तब उसे आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे जिसके वो हकदार हैं, जैसे आपके शेयर पहले करते थे, मतलब प्रॉफिट को आप जैसे पहले शेयर करते थे आप उसी प्रोपोर्शन में बाकी पार्टनर ले लोगे अगर कोई सरप्लस बच जाता है। पहले आपको डेब्ट्स पे करने हैं, फिर आपको पार्टनर के लोन्स पे करने हैं, देन आपको कैपिटल वापस देनी है, और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उन्हें भी सेम प्रोपोर्शन में बांट लेना है। ओहो जाने जाना। देन हमारे पास है पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड ऑफ सेपरेट डेब्ट्स, जो हमारे फर्म्स के डेब्ट हैं उनकी पेमेंट और जो सेपरेट डेब्ट्स हैं उनकी पेमेंट, ठीक है। वेयर देयर आर जॉइंट डेब्ट ड्यू फ्रॉम फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट ड्यूज फ्रॉम एनी पार्टनर, जब कोई जॉइंट डेब्ट्स हैं, ठीक है, जो कि ड्यू फ्रॉम फर्म है और सेपरेट ड्यूज भी है पार्टनर्स के, तब क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ड्यू ऑफ द फर्म, मतलब जो आपकी फर्म की प्रॉपर्टी है वो पहले अप्लाई होगी फर्म्स के डेब्ट पे करने में, और अगर कोई सरप्लस बच जाता है फिर द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड, फिर हमारा जो पार्टनर्स का शेयर है वो अप्लाइड होगा, ठीक है, और उनकी आप सेपरेट पेमेंट जो है डेब्ट्स की वो करोगे। अगर जो सेपरेट प्रॉपर्टी है किसी पार्टनर की वो पहले अप्लाइड होगी उसके जो सेपरेट डेब्ट्स हैं उन्हें पे करने के लिए, और अगर कोई सरप्लस बच जाता है जो फर्म के डेब्ट्स हैं उन्हें पे करने के लिए, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी वो अप्लाइड होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, हमने ये 30 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म कर लिया है। इसी के साथ हमारा एक्ट नंबर 3 भी हो गया है समाप्त। थैंक यू।